हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। तो बच्चों, मेरा नाम है प्रवीण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, मतलब आपके चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5। तो उम्मीद करता हूं कि यार जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वो आप उसको उन सारे लेक्चर्स को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि मैंने आपको उस चैप्टर की बिगिनिंग में ना थोड़े थोड़े से वो वाले कॉन्सेप्ट भी बताए हैं जो कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर में काम आएंगे, लेकिन वो 11 से रिलेटेड है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपका 11 का पोर्शन थोड़ा सा वीक है तो स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स है उनको जरूर देखिए और उसके बाद इन लेक्चर्स को अटेंड करिए, ताकि यहां पर जहां जहां इलेक्ट्रिक 11 के कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो सारे के सारे आप समझ पाए। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन मैंने इतना जरूर बता दिया था कि कैसे उन कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है। ठीक है, तो अगर आप उनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। बट व्हाट इट नीड्स, वो आपकी कंसंट्रेशन चाहिए उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। और आज अपन लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई? तो आज भी हम लोग क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। ठीक है, तो वी विल सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे आल्सो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो जिसमें मैकेनिक्स वगैरह भी काम आने वाली है, तो उनके अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज, है ना। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था बच्चों, है ना। तो वो होमवर्क क्या था, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं भाई उसको पहले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यार आप लोगों ने वो होमवर्क कर लिया होगा। नहीं किया है तो बच्चों पहले वो होमवर्क करिए और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। ठीक है, वरना पाप लगेगा तुमको। ये क्यू है, ये क्यू है, ये भी क्यू है, और यहां पर शायद माइनस क्यू था। और आपसे पूछा गया था कि बताइए इस पर फोर्स कितना होगा। जहां तक मुझे याद है यही क्वेश्चन था। मैं एक बार देख लेता हूं कि क्या यही क्वेश्चन था। शायद यही होना चाहिए भाई, है ना। चलो ये जब तक खुल रहा है तब तक मैं लेक्चर नंबर 4 है ना। एक क्वेश्चन तो ये था भाई। हाँ अभी आ गया ये। तो इसमें इधर क्यू था, इधर भी क्यू था, इधर भी क्यू था, इधर माइनस क्यू था, और डायगोनल भी अपन ने बनाया हुआ और आपसे इसके ऊपर फोर्स पूछा हुआ था। ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन था भाई, है ना। एक और कौन सा क्वेश्चन था वो भी मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना भाई। तो दूसरा क्वेश्चन था ये वाला। दो चार्ज आपको दिए हुए थे बच्चों इस टाइप से। एक का नाम था 4Q, दूसरे का नाम था Q। इन दोनों के बीच में दूरी R दी हुई थी और आपसे पूछा था कि थर्ड चार्ज कहाँ रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये दूसरा होमवर्क था, है ना। तीसरा चार्ज कहां पर रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो होपिंग दैट ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। नहीं किए तो भाई सच में पहले उसको घर पे जाके खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्व मेरा सोल्यूशन देखना है इसको, वरना तुमको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, जो मिलना चाहिए था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले तो बताइए इस पर कितने फोर्स लगेंगे। तीन। तीन कौन कौन से? एक इसका, एक इसका, एक इसका। यस और नॉट? अगर आपको अभी भी फोर्स की डायरेक्शन में कंफ्यूजन है, साइन में कंफ्यूजन है, तो बच्चों मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं, हमने दो तरीके देखे हैं फोर्स निकालने के। एक तो होता है वेक्टर फॉर्म, याद है ना, वेक्टर फॉर्म मैंने आपको लिखवाया है। और दूसरा होता है केवल मैग्नीट्यूड अलग निकालो और डायरेक्शन को कैसे निकाल लो, कॉमन सेंस से दे लो। डायरेक्शन कॉमन सेंस, ये तरीका। ठीक है, जब भी आप वेक्टर फॉर्म को यूज करोगे ना, वेक्टर फॉर्म को, मतलब वो K Q1 Q2 अपॉन R12 का मोड का क्यूब R12 वेक्टर, ऐसा लिखा था ना मैंने वेक्टर फॉर्म। तो हमेशा Q को साइन के साथ पुट करना होता है, ऑलवेज Q विद साइन। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कब साइन के साथ रखना है, कब नहीं रखना है। तो वेक्टर फॉर्म अगर आप यूज कर रहे हो बच्चों, यही नहीं आगे जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ोगे ना, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, मतलब आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी आप ये देखोगे कि जहां जहां पर वेक्टर फॉर्म यूज हो रहा होगा वहां पर अपन चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म अगर है तो चार्ज को साइन के साथ। और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर आपको विदाउट साइन पुट करना है। विदाउट साइन कैसे पुट करना है? बिना साइन के साथ पुट करना है। ठीक है, अगर ये वाला तरीका आप यूज कर रहे हो तो। और हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं? बार बार यही वाला तरीका यूज कर रहे हैं, इसलिए हम विदाउट साइन पुट करते जा रहे हैं। होपिंग दैट अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि कब साइन के साथ रखना है, कब नहीं रखना है। ठीक है,
ओके ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले तो क्या आप फोर्स की डायरेक्शन देख पा रहे हो? देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, जिस पर फोर्स निकालना है आप अपने आप को उसकी जगह इमेजिन कर लो। मैंने कहा कि मेरे इस पर फोर्स निकालना, तो मैं अपने आप को यहां पर इमेजिन कर लेता हूं। अब सोचिए मेरे ऊपर ये वाला चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, तो मेरे ऊपर यार ये वाला चार्ज दूर की तरफ भगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये मैं भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये लीजिए कर दिया रिपेल, ठीक है। इसको अपन एक नाम देते हैं बच्चों F1। तो F1 किसकी वजह से फोर्स है, इसकी वजह से। कितना आएगा बता सकते हो? देखो डायरेक्शन मैंने कॉमन सेंस से दिखा दी ना, तो डायरेक्शन के लिए मैंने कॉमन सेंस यूज किया और मैग्नीट्यूड अब मैं लिख दूंगा। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई? F1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में दूरी का स्क्वायर। ये साइड लेंथ आपको A दिया हुआ था, तो दूरी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये F1 हो गया। इसी तरीके से इस वाले की वजह से इस पर किधर फोर्स लगेगा भाई? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो रिपेल करेंगे। जिस पर फोर्स निकालना है पहले आप अपने आप को वहां पर इमेजिन कर लो। ये F2 हो गया। ध्यान से देखिए F2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सर इतना ही तो आया, ये लीजिए। तो ये भी और ये दोनों के दोनों बराबर है। क्लियर है यहां तक? अच्छा अच्छा, ये और ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो इस वाले क्यू पर तुम अपने आप को यहां पर इमेजिन करो, क्योंकि हमें इस पर फोर्स देखना है। तो अगर तुम अपने आप को यहां पर इमेजिन करोगे ना, तो तुम्हारे ऊपर ये किधर फोर्स लगाएगा? ऐसे खींचेगा तुम, हाँ के ना? तो ये तुमको ऐसे खींच रहा होगा इस डायरेक्शन। इसको अपन एक नाम देते हैं बच्चों F3। अब F3 कितना होगा? तो F3 हो जाएगा, याद करो डायरेक्शन कॉमन सेंस से दे दी अपन ने, तो अब हम केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे भाई यहां पर। K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी। भाई यार देखो पता है मैं कुछ डाउट्स आपके देखता हूं तो उसमें किस तरह के डाउट आते हैं, सर ये डिस्टेंस अगर a है तो ये वाला a/√2 कैसे हो गया, ये √2 कैसे, √2a कैसे हो गया? यार ये ना सिंपल सी मैथमेटिक्स है भाई, एंड होपिंग दैट कि जब आप 12th या जेई में के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि यार ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि अगर स्क्वायर के लिए ये वाली साइड लेंथ a है, ये वाली साइड लेंथ a है, तो ये वाली √2a हो जाएगी भाई। सिंपल सी बात है ना, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? ये वाली डिस्टेंस, तो ये डायगोनल की लेंथ हो जाएगी बच्चों √2a के बराबर। अब सोचो अगर ये वाली डिस्टेंस √2a के बराबर है तो फोर्स कितना हो जाएगा? √2a का होल स्क्वायर। तो आई कैन राइट KQ² बाई 2a²। अब कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर साइन के साथ क्यों नहीं पुट किया? मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं डायरेक्शन अपने कॉमन सेंस से दिखा चुका हूं भाई, तो मैं केवल यहां पर मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, और मैग्नीट्यूड के लिए अपन कभी साइन के साथ पुट नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, अब सोचना भाई, कितने वेक्टर को जोड़ना है मुझे? 3 वेक्टर को। कौन से 3 वेक्टर? 1 2 3। अच्छा अच्छा, डायगोनल बता सकते हो कितने एंगल पर होता है? हाँ 45 डिग्री पर होता है स्क्वायर के अंदर, सही बात है ना? तो स्क्वायर के अंदर ये डायगोनल 45 डिग्री पर होता है। अच्छा ठीक है, अब मुझे 3 वेक्टर को जोड़ना है, तो 3 वेक्टर के लिए तो मेरे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं, लेकिन 2 के लिए तो है ना भाई। 2 के लिए कौन सा फॉर्मूला है? √a² + b² + 2ab cos थीटा। कल अपन ने लिखा था शायद, और लेक्चर नंबर 1 में भी लिखा था। तो 2 वेक्टर को अगर आपको जोड़ना है तो √a² + b² + 2ab cos थीटा यूज कर लो यार। और ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है ना? ये फॉर्मूला होता है। और अगर मान लीजिए इसमें भी थीटा बराबर 90 हो जाए तो रिजल्टेंट कितना होता है? अंडर रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। यही तो होता है ना भाई, यस और नॉट? ये मैं कल भी बता चुका हूं, लेक्चर नंबर 1 में भी बता चुका हूं, और आज फिर से बता रहा हूं। यहां पर हम क्या करते हैं, 3 का तो मेरे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, तो मैं क्या करता हूं, पहले 2 को ऐड कर लेता हूं, इसको और इसको मैं ऐड कर लेता हूं। सर इसको और इसको क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वैसे करने से थोड़ा सा काम डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम काम को आसान बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं। अभी पता लग जाएगा आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल सेम है यार। तो बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? इसको अपन F12 कह देते हैं भाई, है ना? F12 कितना हो जाएगा? अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। मतलब इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। अरे यार ये तो दोनों के दोनों सेम ही तो है, तो क्यों ना F2 की जगह भी अपन F1 ही लिख दें। तो ये हो जाएगा F1² प्लस F1²। कितना हो जाएगा भाई? ये अंडर रूट में 2F1 हो जाएगा। सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब F1 की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 KQ² अपॉन a²। ये लीजिए भाई साहब, आ गया। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। सर रिजल्टेंट तो आपने निकाल लिया, उसकी डायरेक्शन भी तो बताओ।
कल का लेक्चर याद करो बच्चों, कल का लेक्चर। कल के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो वेक्टर हो और आपको उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो वो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आता है, सही बात है बिल्कुल। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर हो, मतलब एक फोर्स भी 5 न्यूटन हो, दूसरा भी 5 न्यूटन हो, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा, बिल्कुल बीच में। मतलब एक फोर्स अगर इधर हो, दूसरा अगर इधर हो, तो इनके बिल्कुल बीच में आएगा। लेकिन वो कब आएगा? जब ये दोनों फोर्स बराबर बराबर हो तब। अब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर है, दोनों के दोनों 90 डिग्री पर है, तो बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? सर बिल्कुल बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है, बिल्कुल बीच में आएगा। इसका मतलब कितने एंगल पर आएगा भाई? 45 डिग्री पर, क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री है ना भाई, तो रिजल्टेंट यहां से 45 डिग्री पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना F12। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अपन ने निकाल लिया, मतलब ये दोनों इतना फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। अब क्या करना है आपको? इसको इसके साथ ऐड करना है। हमें कितने वेक्टर को जोड़ना था? 3 को ना। तो पहले तो अपन इन दोनों को जोड़ा, दोनों मिलके इतना आ गया, और फिर इसका और इसका रिजल्टेंट अभी निकालना बाकी है। अब सोचिए भाई, F12 और F3 के बीच में एंगल कितना है? सर ये इधर है, ये इधर है, तो एंगल कितना हो गया? 180 हो गया। और जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 होता है तो रिजल्टेंट होता है A माइनस B, मतलब दोनों का डिफरेंस। अब इनमें से जो बड़ा हो रिजल्टेंट उसकी तरफ आ जाएगा। तो बताइए F12 और F3 में से बड़ा कौन है? तो ये वाला इतना है और ये इतना है, तो F12 बड़ा है भाई। क्योंकि F12 बड़ा है, इसी वजह से हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट को भी इधर ही बना देंगे। तो बताइए F नेट कितना आ गया? तो F नेट आ जाएगा, F नेट बराबर A माइनस बी, है ना, F12 माइनस F3। F12 कितना भाई? अंडर रूट में KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, माइनस F3 कितना था भाई? KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ओके, यहां से KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? अंडर रूट 2 माइनस 1/2। ये लीजिए F नेट आ गया। अब आप में से मुझे बताओ कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा था तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहां तक भी कर लिया ना बच्चों, इस जगह तक भी, यहां तक भी, यहां तक भी, तो सफिशिएंट है। बस थोड़ा सा आपको अपने मैथ्स पर और वर्क करने की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है बात? ये कैसे करना है इसको? आई होप ये अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी कि हमने किया क्या है। बहुत सारे वेक्टर को जब जोड़ना होता है तो हम हमेशा यही करते हैं, पहले दो को जोड़ते हैं, फिर उन दो का जो रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरे के साथ जोड़ेंगे, फिर तीसरे और इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको चौथे के साथ जोड़ेंगे, और ऐसे कंटिन्यू हम करते जाएंगे, ठीक है ना। चौथे का रिजल्टेंट और उसका जो रिजल्टेंट, चौथे और उसके पहले वाला को जो रिजल्टेंट आएगा उसको पांचवे के साथ जोड़ देंगे। मतलब ये सीक्वेंस लगातार चलती जाती है, ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, तो एक क्वेश्चन तो बच्चों ये था जो आई होप आप में से काफी सारे लोगों का सही हुआ होगा, अगर ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो तो। नहीं कर रहे हो तो कहां से सही होगा, ठीक है ना भाई? ओके, अभी बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि बताइए तीसरे चार्ज को कहां रखें ताकि वो भी इक्विलिब्रियम में रहे। तीसरा चार्ज, कल इस टाइप का क्वेश्चन क्या था? इक्विलिब्रियम मतलब उस पर नेट फोर्स कितना? 0। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर दोनों का नेचर सेम हो तो तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम दोनों के ही बीच में कहीं ना कहीं मिलता है। बिल्कुल ठीक है, बीच में मतलब यहां ना कहीं मिलेगा। लेकिन किसके ज्यादा पास में मिलेगा? जो छोटा होगा। छोटा कौन है भाई? ये रहा, इसका मतलब इसके ज्यादा नजदीक मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये दूरी x है, तो ये कितनी बचेगी सर? ये r माइनस एक्स बचेगी। ठीक है जी, ओके। अब ध्यान से देखो, इस क्यू नॉट पर कितने फोर्स लगेंगे? सर दो लगेंगे। दो को किस किस के? एक तो लगेगा इस वाले क्यू का, और एक लगेगा इस 4Q का। इस वाले क्यू का इस पर फोर्स किधर लगेगा? इस वाले क्यू का इस पर फोर्स लगेगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन दूरी का स्क्वायर। इसको अपन कह रहे हैं F1। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, डायरेक्शन बताओ जरा। अपन ने तो मैग्नीट्यूड निकाला ना, डायरेक्शन हम बताएंगे भाई। तो देखो बच्चों, ये वाला भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हमें किस पर फोर्स देखना है? क्यू नॉट पर। तो आप क्या करो, अपने आप को क्यू नॉट पर इमेजिन कर लो। कर लिया अपने आप को क्यू नॉट पर इमेजिन। अब जैसे ही आप अपने आप को क्यू नॉट पर इमेजिन करोगे तो बताइए तुम्हारे ऊपर ये चार्ज किधर फोर्स लगाएगा? सर इधर लगाएगा, ये F1 हो गया। 4Q की वजह से कितना फोर्स आएगा? इसको अपन F4 कह देते, तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा। बिल्कुल ठीक है, डायरेक्शन बताओ। सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मुझे किस पर फोर्स देखना है? क्यू नॉट पर। तो मैं अपने आप को क्यू नॉट पर इमेजिन कर लेता हूं, तो मेरे को है ना इधर धक्का मारेगा। बिल्कुल ठीक है, ये F4 हो गया। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? सर 180 है। बिल्कुल ठीक है, तो F नेट कितना हो गया भाई? F नेट हो गया F1 माइनस F4।
मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि क्यू नॉट इक्विलिब्रियम में है ना? तो चूंकि क्यू नॉट इज इन इक्विलिब्रियम, क्यू नॉट किस में है भाई, इक्विलिब्रियम में। और बच्चों अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पर एफ नेट कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। एफ नेट जीरो तभी होगा जब F1 माइनस F4 की वैल्यू जीरो आ रही होगी, और वो तभी होगा जब F1 और F4 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब F1 देखो कितना है, F1 की वैल्यू है के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर के बराबर, और F4 कितना है भाई, ये है 4 के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही है ना भाई। तो के क्यू क्यू नॉट से के क्यू क्यू नॉट खत्म, ठीक है जी। इसको इधर ले आओ, तो आर माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, इधर 4 बचेगा, थोड़ा सा यहां से क्या कर दो, इसको अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो आर माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आर माइनस एक्स बराबर 2x हो गया, ओके। इस माइनस एक्स को भी उधर ले जाओ बच्चों, तो आर बराबर कितना हो गया, 3x हो गया। तो बताइए एक्स बराबर कितना हो गया सर, ये तो r/3 हो गया, ये लीजिए आंसर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि Q से r/3 दूरी पर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। तो 4Q से कितनी दूरी पर मिलेगा, R में से r/3 को माइनस कर दो तो 2r/3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन कैसे करेंगे कि Q चार्ज से r/3 दूरी पर हमें उस Q नॉट को रखना होगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन समझ में आ गया था भाई, कितने लोगों का आंसर आ रहा था, पक्का कमेंट में बताओ मेरे को। चलिए ठीक, हाँ जी आगे बढ़े। चलिए तो भैया आज जब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस, तो ये लीजिए आज का पहला क्वेश्चन। फाइंड लोकेशन मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज so that whole system is in equilibrium। तो हमें तीन चीजें बतानी है, क्या क्या बताना है, लोकेशन बतानी है, मैग्नीट्यूड बताना है, और नेचर बताना है इसका, तीसरे चार्ज का, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। रिमेंबर सर ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना पहले वाला, नहीं थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोनों में, वो जो क्वेश्चन था उसमें हम केवल उस चार्ज के बारे में बात कर रहे थे जो क्यू नॉट, जो तीसरा चार्ज था ना, हम उसके इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे। इस क्वेश्चन में हम पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। सिस्टम मतलब जिसमें ये भी आ गया बच्चों, ये भी आ गया, और वो तीसरा चार्ज भी आ गया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए तीन दोस्त हैं, तो पहले अपन क्या कर रहे थे, उनमें से किसी एक दोस्त को टारगेट बना के अपन बात कर रहे थे कि भैया वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब तीनों के तीनों जो दोस्त है ना वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इस पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इस पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और तीसरा वाला जो दोस्त है उस पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। सही बात है ना, तभी तो हम कहेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम किस में भाई, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब बच्चों याद करो कल मैंने क्या बताया था कि अगर दो वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट मुझे जीरो करना है, तो क्या कंडीशन होती है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी हो सकता है जब दोनों इक्वल हो और अपोजिट हो। सही बात है, इक्वल भी होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन वाइज कैसे होने चाहिए भाई, अपोजिट होने चाहिए। ये बात मैंने आपको कल के लेक्चर में बताई थी, ठीक है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, ये क्यू है, ये 4Q है, ठीक है जी। और जो तीसरा चार्ज है ना उसको मैं नाम दे देता हूं क्यू नॉट, उसकी वैल्यू मुझे निकालनी अभी निकाल लेंगे भाई, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं उसको क्या नाम दे रहा हूं, क्यू नॉट नाम दे रहा हूं, ठीक है जी, ओके। अब सोचिए अगर ये तीनों के तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से सुनना, जैसे मान लो मैं 3% ले रहा हूं, ए बी और सी, मैं बोल रहा हूं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ए पर भी नेट फोर्स जीरो, बी पर भी नेट फोर्स जीरो, सी पर भी नेट फोर्स जीरो, यही तो होगा ना। इसी तरीके से यहां पर तीन चार्ज है, कौन कौन से तीन चार्ज है भाई, क्यू है, 4Q है, और क्यू नॉट है।
ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इस पर भी नेट फोर्स जीरो, इस पर भी नेट फोर्स जीरो, इस पर भी नेट फोर्स जीरो, सही बात है। अच्छा, मतलब इन तीनों पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यस, तभी तो हम कहेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। समझ गए बात को यार। इस पर अगर मुझे नेट फोर्स जीरो करना है भाई, इस पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इस पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो बच्चों इस पर भी क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी जाकर के हम कहेंगे कि हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। ठीक है, बात समझ में आ रही यार। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो अपन अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं कि क्यू नॉट को कहां रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। और बच्चों अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया है कि अगर मुझे इस क्यू नॉट को इक्विलिब्रियम में रखना है तो मुझे यहां कहीं रखना पड़ेगा, कितनी दूरी पर, r/3 दूरी पर। सर ये कहां से लेके आए, ये प्रीवियस क्वेश्चन से हमने उठाया। देखो ये वही तो क्वेश्चन है, 4q, क्यू यहां पर रख दिया क्यू नॉट, हमें इसको इक्विलिब्रियम में रखना था तो ये r/3 पर हो जाएगा, सही बात है बिल्कुल। तो इसी क्वेश्चन के आंसर को सीधा अपन ने यहां पर यूज कर लिया। ठीक है सर, फिर एग्जाम में आएगा तो क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा तो पहले आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला, कि हम पहले इस क्यू नॉट का इक्विलिब्रियम देखेंगे और फिर उसकी लोकेशन पता कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने लोकेशन निकाल ली। किसकी लोकेशन, उस तीसरे चार्ज क्यू नॉट की, कि उसको कहां पर रखें ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, पिछला वाला क्वेश्चन यही खत्म हो गया था। इस क्वेश्चन में दो चीजें और बतानी, क्या क्या बताना है, इस क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड कितना होगा इन टर्म्स ऑफ क्यू, इसका नेचर क्या होगा, नेचर मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी बताना पड़ेगा भाई। चलो ठीक है, बताने की कोशिश करते हैं। देखो सिंस मैं ये जानता हूं तो ये दूरी कितनी होगी ये भी बता दो यार, ये दूरी हो जाएगी 2r/3 के बराबर है, टोटल दूरी r थी तो ये 2r/3 हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। अब मुझे एक बात बताइए, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है सर, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यस बिल्कुल होना चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो जाए, सोचना जरा, क्योंकि हमें तीनों पर नेट फोर्स जीरो करवाना है, तो पहले तो अपन ने इसको यूज किया, एक दोस्त को यूज करके अपन ने निकाल लिया कि भैया इसकी लोकेशन कितनी होनी चाहिए। अब दूसरा दोस्त भी इक्विलिब्रियम में, तो हम उसकी कंडीशन यूज करेंगे कि भैया उस पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब सोचना, इस 4q पर कितने फोर्स लगेंगे, दो लगेंगे। दो कौन कौन से, एक तो q की वजह से लगेगा, एक q नॉट की वजह से लगेगा, बिल्कुल ठीक है, यस और नॉट। अच्छा q नॉट का नेचर हमको नहीं पता है, वो हमको ढूंढना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ढूंढना पड़ेगा q नॉट पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन q और 4q के बारे में हमें पता है कि वो पॉजिटिव है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। ये 4q है पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में q है, ठीक है। तो q और 4q का नेचर तो हमें पता है, लेकिन हमें q नॉट का नेचर नहीं पता है। ध्यान से देखो, अगर मैं चाहता हूं कि इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं सर, दो, कौन कौन लगाएगा, एक q लगाएगा एक q नॉट लगाएगा। तो दो फोर्स का वेक्टर सम जीरो कब हो सकता है, जब दोनों इक्वल और अपोजिट हो। अच्छा, इसका मतलब इस Q की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा वो, और Q नॉट की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा वो इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट इसका मतलब एक अगर इधर आ रहा होगा तो दूसरे की वजह से इधर आना चाहिए। ठीक है, अब हमें फोर्स किस पर देखना है, 4q पर, तो अपने आप को 4q पर इमेजिन कर लो। ठीक है सर, मैं यहां पर खड़ा हो जाता हूं। अब जैसे आप यहां पर खड़े होंगे तो ये वाला जो q है ना, ये वाला q, ये आपके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा सर, ये भी पॉजिटिव मैं भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए मेरे ऊपर ये ऐसे फोर्स लगाएगा। इसको अपन नाम देते हैं बच्चों F1। डायरेक्शन अपन ने अपने कॉमन सेंस से दिखा दी, मैग्नीट्यूड भी दिखा देते। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई F1 का, ये हो जाएगा सर K Q1 Q2 अपन में, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, R है, तो R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, अच्छा जी ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस 4q पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो एक फोर्स अगर इधर आ रहा है तो थोड़ा सोचिए दूसरा किधर आना चाहिए, इधर, तभी तो अपोजिट होंगे, और उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यू नॉट की वजह से जो इस पर फोर्स लगना चाहिए, आप अपने आप को यहां पर इमेजिन करो, कर लिया इमेजिन, आपके ऊपर ये क्यू नॉट किधर फोर्स लगाए, सर हमारे ऊपर ये इधर लगाएगा ना, तभी तो जाकर के हम पर इसका और इसका रिजल्टेंट जीरो आएगा। सही बात है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, इस जगह पर खड़ा हूं, तो ये क्यू नॉट ना मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, यस नॉट। अब सोचिए मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन ये क्यू नॉट मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, तो बताइए क्यू नॉट का नेचर क्या होना चाहिए, बिल्कुल 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 वही जो आप सोच रहे हैं। तो सिंस क्यू नॉट शुड अट्रैक्ट 4q,
दैट इज वाई क्यू नॉट मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है ना भाई? ओके। इसका मतलब क्यू नॉट का मैं पॉजिटिव हूं तो क्यू नॉट डेफिनेटली नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने दूसरी चीज भी पता कर ली है, नेचर क्या होगा इसका। अच्छा ठीक है, अब तीसरी चीज इसका मैग्नीट्यूड। हाँ जी ठीक है, क्या आप मुझे इस एफ नोट का मैग्नीट्यूड बता सकते हो बच्चों? डायरेक्शन तो अपन अपने कॉमन सेंस से दिखाई दी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों एफ नोट का? एफ नोट किस किस के बीच में लगने वाला फोर्स है? 4q और क्यू नॉट के बीच में। तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया? 2r/3 है इसका होल स्क्वायर। ये लीजिए भाई साहब, ओके। तो अपने पास F1 भी आ गया, अपने पास एफ नॉट भी आ गया। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया बात है यार ये तो। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए 4q पर नेट फोर्स कितना? सर दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और एफ नॉट। तो चूंकि दोनों के बीच में एंगल 180 है तो रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? तो 4q एफ नेट बराबर हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। और चूंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम ऑफ 4q, चूंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है तो एफ नेट कितना हो जाना चाहिए भैया? 0 हो जाना चाहिए। F1 जीरो कब होगा बच्चों? जब F1 और F3 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब F1 कितना आ रहा था? ये आ रहा था K 4Q। F3 थोड़ी ना था, F नॉट था शायद, है ना? अपने F नॉट लिखा हुआ बच्चों उसको, ठीक है, F1 माइनस एफ नॉट, तो ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए। तो ये हो जाएगा K 4Q Q बाई आर स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू K 4Q Q नॉट डिवाइडेड बाई 2r/3 का होल स्क्वायर। सर एक कंफ्यूजन है यहां पर, आपने क्यू नॉट का नेचर तो पता कर लिया नेगेटिव है, तो फिर उसको साइन के साथ क्यों नहीं पुट किया? अरे भाई अभी तो मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले, डायरेक्शन अपन ने अपने कॉमन सेंस से दिखा दी ना, तो हम तो केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना अब यार, बार बार ऐसे थोड़ी ना करना होता है। ठीक है, ओके। के से के कटेगा, 4q से 4q कटेगा, ठीक है। और बच्चों यहां पर भी आर स्क्वायर है तो यहां से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। क्या क्या बचेगा देखो, ये बन जाएगा सर, इधर क्यू बचेगा एक तो, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? क्यू नॉट बचेगा, और इधर क्या बचेगा? 2/3 का स्क्वायर बचेगा। 2/3 का स्क्वायर मतलब 3 ऊपर, 3 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो 9q0/4। तो यहां से क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये आ जाएगा 4q/9 के बराबर। अच्छा, ये क्या आ रहा है? ये तो क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो ये क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड है, रिमेंबर मैग्नीट्यूड। लेकिन एक्चुअल में क्यू नॉट कैसा होना चाहिए बच्चों? नेगेटिव होना चाहिए। देखो अपने निकाला हुआ है, तो क्यू नॉट मस्ट बी नेगेटिव, तो हमने यहां से केवल मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नॉट निकाला है। तो क्यू नॉट एक्चुअल में कितना होगा? ये हो जाएगा माइनस में 4q/9। तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आया -4q/9 क्यों लिख दिया मैंने? रिमेंबर, ये अपना क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया। हमसे तीन चीजें पूछी हुई थी, हमने तीनों निकाल ली। देखो, पहले लोकेशन निकाली, फिर नेचर निकाला, और अब हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अगर मुझसे तीनों अलग अलग चीजें पूछी हुई ना, तीनों अलग अलग मैं आंसर कर दूंगा कि भैया मैग्नीट्यूड इतना है, उसका नेचर नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन आपके पास है तो ऑप्शन में देखना प्लस क्यू नॉट बराबर 4q/9 भी लिखा होगा और क्यू नॉट बराबर -4q/9 भी लिखा होगा। तो आपसे केवल ये पूछ रहा है ना कि चार्ज कितना रखें, ऐसे अलग अलग नहीं पूछ रहा, मैग्नीट्यूड कितना है, साइन क्या है, अलग अलग नहीं पूछ रहा वो। आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि बताइए क्यू नॉट कितना होना चाहिए ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो आंसर अपन करेंगे -4q/9। क्योंकि वहां पर ऐसे अलग अलग थोड़ा ना पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन उसका नेचर क्या होगा। वहां तो एक साथ एक क्वेश्चन में पूछा, तो ऑप्शन में आपको ना फिर -4q/9 भी मिलेगा, तो वो आपको टिक करना रहेगा वहां पर। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है भैया। तो आज थोड़ा सा अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और भी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़े यहाँ से, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप पहले अच्छे से। ओके, स्क्रीन को पॉज करके कर लिया करो भाई। एक बच्चे का कमेंट देख रहा था, सर हमें नोट करने का टाइम भी तो दो। अरे भाई नोट करने का टाइम तो तुम खुद को दोगे ना, स्क्रीन को पॉज कर लो यार थोड़ी सी देर के लिए। मैं इसलिए तो साइड में हट जाता हूँ थोड़ी सी देर कि ये लो नोट कर लो। ठीक है, तो आप स्क्रीन जब भी आपको नोट करना हो उस समय स्क्रीन को पॉज करिए। रिकॉर्डेड का यही तो बेनिफिट है कि आप स्क्रीन को पॉज करके उसको नोट डाउन करते जाइए साथ के साथ ही। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ये Q है, ये भी Q है, और यहां पर एक तीसरा चार्ज रखा है बच्चों जिसका नाम है Q0। ओके, आर दूरी पर, ये X है, ये भी X, या इसको A मान लेते हैं। ओके, ठीक है सर। हमें क्या करना है, इस Q0 पर फोर्स निकालना है। निकाल सकते हैं क्या इस Q0 पर फोर्स? तो जवाब यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ Q0 पर कितने फोर्स लगेंगे। सर दो, दो कौन कौन से? एक तो ये वाला Q लगाएगा, दूसरा ये वाला Q लगाएगा, हाँ क्या ना? बिल्कुल ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो अपने आप से पहले एक बार ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए बच्चों देखो, ये लीजिए, ये हो गया Q, ये हो गया Q, और ये हो गया, ये लो। अब देखो ना, यहाँ पर फिर से वेक्टर काम आएगा। तुमको वेक्टर की इंपॉर्टेंस ना पता लग जाएगी इस चैप्टर के थ्रू पूरी, कि वेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुमने गलती कर दी ना 11th में वेक्टर ना पढ़ के, तो मैंने जो स्टार्टिंग में सिखाया ना केवल उतना पढ़ लो। इस लेक्चर 1 या लेक्चर 2 के अंदर जो मैंने वेक्टर बताया ना उतना कर लीजिए। 1 2 3 के अंदर मैंने कुछ तो ही बताया, वहां पर बहुत सारी चीजें, तो उतना कर लीजिए। वेक्टर अगर आपको उतना आ गया ना, तो मतलब आपको बहुत कुछ आ गया भाई, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखो। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस पर फोर्स निकालना है, ठीक है जी। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाला, अच्छा किस पर फोर्स निकालना है, Q0 पर। तो अपने आप को यहां पर इमेजिन कर लो, पहले कर लिया, ठीक है। अगर तुमने अपने आप को यहां पर इमेजिन किया तो बता सकते हो ये Q तुम्हारे ऊपर किधर फोर्स लगाएगा। सर मैं भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो हम दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। ये लो, मार दिया अपने धक्का, ठीक है। तो इसको अपन एक नाम देते हैं बच्चों, F1, ठीक है। दो चार्ज के बीच में फोर्स निकाल, अच्छा डायरेक्शन अपन अपने कॉमन सेंस से दे दी भाई, तो अपन केवल अब क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? तीन चीजें चाहिए। तीन कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और क्या चाहिए? सबसे जरूरी चीज दिमाग, दिमाग भी होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकालने के लिए मैग्नीट्यूड तो मुझे दिया हुआ है ही चार्जेस का, ठीक है। डायरेक्ट डिस्टेंस में निकाल सकता हूं दोनों के बीच की, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई बताओ जरा। सर ये ए है, ये ए आर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ये वाला कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर, सही बात है बिल्कुल। ओके, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी मुझे पता लग गई, तो फोर्स कितना होगा, तो F1 आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन में दूरी का स्क्वायर। ये दूरी कितनी है भैया, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाए, सही बात है बिल्कुल। ओके भाई, अंडर रूट लगा के स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये बचे, ठीक है जी। ओके, ये तो F1 हो गया। अच्छा इसी तरीके से ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा बता सकते हो? यस, मैं यहां पर खड़ा हो जाता हूं, ये भी पॉजिटिव मैं भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे। ये लीजिए कर दिया रिपेल। तो थोड़ा दूसरे कलर से बना देते हैं, नहीं नहीं करना है, ठीक है। इसको अपन F2 बोल देते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ये दूरी भी उतनी ही है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। F2 भी इतना ही आ जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, इन दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है। अरे सर दो वेक्टर का रिजल्टेंट तो अपन जानते हैं ना कैसे निकालते हैं। क्या क्या चाहिए, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए जो अपन निकाल चुके हैं, और दोनों के बीच का एंगल चाहिए। दो वेक्टर के बीच में एंगल कब देखते हैं, जब दोनों की टेल मिली हुई हो। क्या यहाँ पर दोनों की टेल मिली हुई है? यस बिल्कुल मिली हुई है। तो आपको ना ये एंगल निकालना है। अरे ये एंगल निकालना है, अच्छा तो निकाल लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो ये एंगल अगर थीटा हो गया ना बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा? सोचिए सोचिए सोचिए। ये एंगल अगर मैंने थीटा मान लिया ना बच्चों, तो ये भी थीटा हो जाएगा, सही बात है बिल्कुल। यस बिल्कुल ठीक है, उसमें क्या गलत है भाई, ठीक है। क्यों होगा ये थीटा और ये थीटा, दिख रहा है ना, ये देखो तो थीटा थीटा हो जाएगा। अच्छा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल देखो एक ही जैसे हैं दोनों के दोनों, हाँ क्या ना। तो अगर ये एंगल थीटा है ना बच्चों, तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है ना तो ये भी थीटा होगा, बिल्कुल ठीक है। तो बताइए ये टोटल एंगल कितना है? सर ये तो 180 है, और इसमें से ये 2 थीटा निकल गया, तो ये कितना बचा, पाई माइनस 2 थीटा बचा। ये लीजिए, सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना भाई पाई माइनस 2 थीटा है, ठीक है। परंतु मैं यहां पर ना इसको इस तरीके से करने के मूड में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि हमें दूसरा मेथड भी आना चाहिए, तो हम इसको दूसरा मेथड से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा है सर? वेक्टर मेथड, कंपोनेंट मेथड जिसको कहते हैं। याद करिए बच्चों, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 या 2 में कंपोनेंट लेना सिखाया था। कंपोनेंट लेने के लिए क्या करना होता है? किसी भी वेक्टर के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट किए जा सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना होता है कि थीटा की तरफ वाला कॉस लेना होता है और दूसरा वाला साइन लेना होता है। ये मैंने आपको कहा, ठीक है। तो बस आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि थीटा की तरफ वाला आपको कौन सा लेना भाई, कॉस लेना है, और दूसरा वाला साइन लेना है, ठीक है जी, ओके। चलिए तो कर देते हैं इसके कंपोनेंट। क्या आप इस F1 के दो कंपोनेंट कर सकते हैं? यस, एक इधर एक इधर। F1 का एक कंपोनेंट आ गया बच्चों इधर। देखो थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। और F1 का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो गया भाई, तो ये हो जाएगा F1 का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। क्लियर है? अब जब भी वेक्टर के कंपोनेंट यूज होते हैं तो आप उस वेक्टर को भूल जाओ, अब आप केवल इनके कंपोनेंट्स पर फोकस करो। कंपोनेंट कौन है? F1 cos थीटा, F1 sin थीटा, ठीक है, ओके। इसी तरीके से आप क्या करो, इस F2 के भी कंपोनेंट कर दो। F2 के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना भाई। दो कौन कौन से होंगे सर? एक आ जाएगा इधर और दूसरा आ जाएगा इधर। इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा सर? इधर की तरफ हो जाएगा cos थीटा। इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? इधर आ जाएगा sin थीटा, ओके। ये लीजिए भाई साहब। अब आप F2 को भी भूल जाओ, आप तो ये देखो कि F2 cos थीटा है, F2 sin थीटा। तो बेसिकली अब पहले आपको दो ही वेक्टर को ऐड करना पड़ रहा था, अब चार को ऐड करना पड़ेगा। चार कौन कौन से? 1 2 3 4, ऐसे चार वेक्टर को ऐड करना है बस। सर आपने तो काम बढ़ा दिया हमारा, जबकि पहले तो दो को ऐड करना था, अब तो चार को ऐड करना है। नहीं, यहां पर बढ़ नहीं गया, काम कम हो गया। देखो कैसे, ध्यान से देखो। F2 cos थीटा और F1 cos थीटा, F1 और F2 का वैल्यू बराबर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बराबर है। इधर भी cos थीटा है, इधर भी cos थीटा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर भी है और इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो सोचिए 10 न्यूटन का फोर्स अगर अपन इधर लगाएं और 10 न्यूटन का फोर्स अगर अपन इधर लगाएं, तो बताइए उस बॉडी पर नेट फोर्स कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एंगल 180 बन रहा है दोनों के बीच में। 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, तो नेट कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब इस फोर्स ने इस फोर्स को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। इधर वाले 10 न्यूटन ने इधर वाले 10 न्यूटन को कैंसिल आउट कर दिया, यही तो हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे चार को ऐड नहीं करना, अभी दो को ऐड करना है। कौन से दो को? ये और ये। और इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? F1 sin थीटा भी ऊपर है, F2 sin थीटा भी ऊपर है, तो दो को ही तो ऐड करना है भाई। और चूंकि हमें दो को ऐड करना है और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है, किन किन के बीच में? F1 sin थीटा और F2 sin थीटा के बीच में। और जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री बनता है, तो याद करिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और कल के लेक्चर में भी और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर थीटा बराबर 0 हो जाए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों के एडिशन के बराबर होता है। मतलब दोनों को आपको सिंपली क्या करना है? ऐड कर देना है बस, ठीक है। तो चलिए इनको ऐड कर देते हैं। तो आपको क्या करना है? F2 sin थीटा और F1 sin थीटा को ऐड करना है ताकि अपना F नेट निकल जाए। F नेट बराबर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा, ओके ठीक है। F1 और F2 दोनों बराबर है भाई, तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? 2F1 sin थीटा भी लिख सकते हैं। F2 की जगह भी मैं F1 लिख सकता हूं ना, तो F2 की जगह भी F1 लिख दो यार, ये लो। तो ये बन जाएगा कितना? 2F1 sin थीटा, ओके। अब बच्चों F1 कितना है वो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये लिखा हुआ है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूं इसको, है ना। तो हमें F नेट निकालना है, तो F नेट बराबर आ जाएगा बच्चों 2F1। F1 मतलब कितना? ये लिखा हुआ है KQ नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। KQ नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, ओके। इसको थोड़ा सा और, अच्छा यहां पर अपना आंसर खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा और काम करना है। क्या काम करना है? साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखो इस ट्राइंगल को देख पा रहे हैं? ट्राइंगल, हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं ना। ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ना, इस ट्राइंगल में देखो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का परपेंडिकुलर कौन है भाई? आर है, और हाइपोटेनियस कौन है? ये। तो ये हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब r डिवाइडेड बाई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस r, ये होगा। बिल्कुल ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2k/q0 अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर। बच्चों यहां पर इसकी पावर 1 है, यहां पर इसकी पावर 1/2 है, और 1 और 1/2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बेस जब सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है ना। जैसे अगर मान लीजिए आपको लिखा हुआ है x और रूट x, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ जाएंगी, पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 1/2, तो 3/2 हो जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, डायरेक्शन किधर आ रही है फोर्स की, बता सकते हो? यस, बिल्कुल बता सकते हैं ना। देखो, इसका और इसका रिजल्टेंट हमने निकाला, कैसे निकाला, कंपोनेंट्स में तोड़ के। ये और ये तो आपस में खत्म हो गए, तो बचेगा किधर, इधर बचा, तो रिजल्टेंट भी किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो ये आपका रिजल्टेंट होगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। समझ गए क्या करना है कंपोनेंट में? एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, घर पे ट्राई करना, ठीक है? कंपोनेंट्स लेकर के उसको सॉल्व करना, कर लोगे ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना आप तुम्हारे लिए, तुम तो मतलब कर लोगे यार मेरे हिसाब से तो, ठीक है? इसको नोट करिए अच्छे से पहले। हो गया भाई? ओके, इसको भी नोट डाउन करिए। चलो भाई, हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, गृह कार्य है। गृह कार्य क्या है? यहां पर Q है, यहां पर -Q है, और आपको क्या करना है, इस पर एक फोर्स निकालना है। यहां पर एक Q0 रखा हुआ है, ये A है, ये भी A है, ये R है। आपको बच्चों इस पर फोर्स निकालना है। निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो? अरे सर ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, यहाँ पर -Q है भाई, तो अलग है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा यहां से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ये Q है, ये भी Q है, ठीक है? याद आ रहा है कुछ कुछ? दो चार्ज हैं, दोनों का नेचर सेम है। याद तो आ रहा है। तो तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम कहां मिलता है, बताओगे? सर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं। और अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो सोचिए, कल अपन ने किया था ये, कि अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम बिल्कुल मिड पॉइंट पर मिलेगा। अच्छा, इस जगह पे ये दूरी भी मैं आर मान लेता हूं, ये भी आर मान। क्लियर है यहां तक? ओके सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये भी आर है, ये भी आर, तो मिड पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है जी, ओके। बट मैंने क्या किया, अच्छा अगर मैं किसी चार्ज को यहां रख दूंगा तो नेट फोर्स इस पर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको यहां नहीं रखना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा इधर रखना चाहता हूं। कहां पे? थोड़ा सा इधर की तरफ, इतनी दूरी पर, x दूरी पर, इस जगह पर। तो यहां पर मैंने Q0 को रखा हुआ, ठीक है। आपको क्या करना है, फोर्स बताना है किस पर, Q0 कितना लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप ये सोचोगे Q0 पर कितने फोर्स लगेंगे। सर दो लगेंगे, सिंपल। दो कौन कौन से लगेंगे? सर एक तो इधर वाला क्यू लगाएगा, एक इधर वाला क्यू लगाएगा, सही बात है ना। और फिर रिजल्टेंट उन दोनों का निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है जी, ओके, चलो निकाल लेते हैं इनका रिजल्टेंट। घबराना नहीं, बिल्कुल। अगर आपको वेक्टर अच्छे से आता है, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला आता है, तो आपको ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये क्यू है, ये भी क्यू है, और ये मिड पॉइंट है इसका, और यहां पर अपन ने एक चार्ज रखा हुआ है बच्चों Q0 के बराबर, ठीक है जी। क्या आप मुझे बता सकते हो ये दूरी कितनी है? बिल्कुल बता सकते हैं। यहां से यहां तक की दूरी r थी, यहां से यहां तक की दूरी भी r है, ये x है, तो ये कितना बचेगा, r माइनस एक्स। तो यहां से दूरी हो जाएगी बच्चों r माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये r प्लस एक्स के बराबर हो जाएगी, सही बात है ना, बिल्कुल ओके। एक बात ध्यान से सुनना मेरी, जैसा कि हम कह रहे हैं कि P पॉइंट पर रखेंगे ना अगर Q0 को मिड पॉइंट पर, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 कब होगा बच्चों, जब इधर वाले Q का फोर्स और इधर वाले Q का फोर्स आपस में बैलेंस हो जाए, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर हो जाए, सही बात है, बिल्कुल ओके।
अच्छा अब तुम खुद सोचो कि अगर मिड पॉइंट पर रखोगे तो दोनों का फोर्स बराबर बराबर आ रहा होगा, सही बात है ना, बिल्कुल ठीक है, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा वो। ओके, अच्छा दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स किस बात पर डिपेंड करता है? सर वो दोनों के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, मतलब Q1 कितना है Q2 कितना है और उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सही बात है ना, आर स्क्वायर याद होगा 1/r स्क्वायर होता है, यस और नॉट, बिल्कुल ठीक है। तो जब वो आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा ना वैसे वैसे फोर्स घटेगा, या फिर उल्टा कह दो कि जैसे जैसे आर घटाओगे, आर घटाने का मतलब चार्ज के बीच की दूरी कम कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप चार्ज के बीच की दूरी को कम करोगे ना तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, सही बात है। अब खुद सोचिए कि जैसे ही आप इस क्यू नॉट को यहां से उठा के यहां लेके गए ना, तो ये किसके ज्यादा पास में पहुंच गया, ये राइट वाले चार्ज के ज्यादा पास में पहुंच गया, यस और नॉट। तो जो कि राइट वाले चार्ज के ज्यादा पास में है, तो बताइए किसका फोर्स ज्यादा आएगा? सर ऑफ कोर्स इस वाले का ज्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि इसकी दूरी कम है, इसकी दूरी ज्यादा है, इस वजह से, सही बात है ना। रिमेंबर दिस कि जिसके ज्यादा पास में होता है फोर्स उसका ज्यादा लगता है, अगर इक्विलिब्रियम कहीं और है तो, ठीक है जी, ओके। अब सोचिए मुझे इस पर फोर्स निकालना है, क्या दोनों फोर्स सेम होंगे? तो जवाब है नहीं, इसका फोर्स ज्यादा होगा, इसका फोर्स कम होगा, क्यों? क्योंकि यहां से दूरी कम है, यहां से दूरी ज्यादा है, इस वजह से, यस और नो। अब ये आएगा कितना फोर्स? तो एक काम करते हैं, राइट वाले चार्ज ने जो फोर्स लगाया ना उसको अपन एफ आर कह देते हैं, चलो है ना, राइट वाले चार्ज का फोर्स एफ आर कितना हो जाएगा बच्चों? ये के मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, डायरेक्शन अपने कॉमन सेंस से दिखा दूंगा, ठीक है। के क्यू क्यू नॉट अपॉन में दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी बच्चों? आर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन किधर आएगी? सर मैं भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, तो हम दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एफ आर की वजह से इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसकी वजह से यहां पर किधर कितना फोर्स आएगा? यह आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन में दूरी का स्क्वायर, दूरी मतलब आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सही बात है बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अब सोचिए इस वाले क्यू की वजह से इस पर किधर फोर्स लगेगा? अपने आप को कहां पर इमेजिन करना है, जिस पर फोर्स निकालना है, तो हमको क्यू नोट पर अपने आप को इमेजिन करना है, कर लिया भाई इमेजिन, ठीक है। अब सोचिए अगर ये भी पॉजिटिव है तुम भी पॉजिटिव हो, तो तुम्हारे ऊपर किधर फोर्स लगेगा? सर ये तो रिपेल करेगा हमको, तो इसको अपन कह रहे हैं एफ एल, लेफ्ट वाले चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स। भाई क्लियर है यहां तक? अच्छा सर ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा बता सकते हो? सर ये एफ आर बड़ा है, कैसे पता चल रहा है? देखो न्यूमिनेटर तो दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर किसका छोटा है? सर इसका डिनोमिनेटर छोटा है आर माइनस एक्स, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है आर प्लस एक्स, तो चूंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, जितना छोटा डिनोमिनेटर होता है वैल्यू उतनी बड़ी आती है, मतलब नीचे वाली टर्म जितनी छोटी एफ उतना ही बड़ा आएगा, सही बात है, ओके। इसका मतलब ये वाला फोर्स ना इससे बड़ा है, तो बताइए एफ नेट कितना आ गया? सर एफ नेट आ जाएगा, इसके और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है भाई? 180 बन रहा है, और जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 तो रिजल्टेंट कितना होता है? ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें से जो भी चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लीजिए, न्यूमरेटर में से दोनों में से के क्यू क्यू नॉट कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा बच्चों एफ नेट बराबर, क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? के क्यू क्यू नॉट, न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल लो, के क्यू क्यू नॉट, ठीक है जी। यहां पर बचेगा 1 अपॉन में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचेगा ना भाई, ठीक है। ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट। अब आगे जो है ना मैथ से सिंपल, तो अगर आपको इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इधर तो आर प्लस एक्स है ही नहीं, तो इधर क्या आ जाएगा? आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही बात है बिल्कुल, ठीक है जी। अब मैंने कुछ नहीं लिया भाई, एलसीएम लिया केवल, ठीक है। ए क्यू क्यू नॉट इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल ठीक है ये भी, अपॉन इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों? देखना आर माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं यार। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा?
ये बन जाएगा के क्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2rx डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी। ये क्या बन गया सर? ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और बच्चों उसका यहां पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। ओके ठीक है जी। अब इसमें से आप क्या करिए, कुछ चीजें हैं जो कट रही हैं, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 2rx ये दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है तो कितने बन जाएंगे? 4rx बन जाएगा। तो एफरेंट बराबर कितना आ गया बच्चों? के क्यू नॉट इंटू 4rx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये लीजिए भाई साहब, आंसर आ गया। तो इतना फोर्स लगेगा भाई। ठीक है जी। किस तरफ लगेगा? जिधर जो फोर्स बड़ा होगा। बड़ा कौन सा है इसमें से? एफ आर बड़ा है तो रिजल्टेंट इधर लगेगा। इसका मतलब जैसे ही आप इस क्यू नॉट को यहां पर रख के छोड़ोगे ना, तो नेट फोर्स किधर लग रहा है बच्चों? इधर लगेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इट्स ए वेरी सिंपल मैकेनिक्स, कि जिधर नेट फोर्स लगेगा बॉडी को जैसे आप छोड़ोगे तो उधर की तरफ भाग लेगा। सही बात है बिल्कुल। तो यहां पर ये जो जैसे आप इस क्यू नॉट को यहां रख के छोड़ोगे ना, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ, तो ये इधर भाग लेगा। समझ गए बात को? चलिए अब इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे की गणित समझते हैं थोड़ा सा। और हो गया भाई? पहले इसको नोट करिए। हाँ कर ली स्क्रीन पॉज। अब इसको नोट करिए। ओके चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अभी। क्या बोलते हो भाई? आगे बढ़ा जाए यहां से? चलो ठीक। ओके अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा सा ना, मैं आपको और थोड़ी सी मैथ्स बताता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, जो अभी काम आएगी। इसको नोट डाल के आप लिख लेना चाहो तो। थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स बताऊंगा और थोड़ा सा एसएचएम के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना, अभी काम आएगा अपने को। देखना भाई, सबसे पहले तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन याद है आपको क्या होता था? नहीं याद है तो जो मैं लिख रहा हूं उसको याद रखना आगे से। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 1 + x⁴n, ठीक है, इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 1 + nx। लेकिन ये कब लिखना होता है? ये तभी लिखेंगे जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो आप 1 + x⁴n को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो? 1 + nx। ये रिमेंबर, ये आगे ये मैकेनिक्स में शायद आपने 11th में अगर पढ़ा हो तो बहुत सारी जगह पर यूज होता है, 12th में भी काफी जगह पर यूज होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये काम की चीज है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस, या फिर ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखा है कहीं पर भी, ठीक है। या फिर सिंपल और कर दे इसको, तो मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है A - B, ऐसे लिखा है ना। अच्छा A - B मतलब क्या हो गया? जैसे कोई भी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन हो गया, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ए लिख सकता हूं, लेकिन ये कब लिखूंगा? जब ए की वैल्यू बी से बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तब मैं लिख सकता हूं, ठीक है। जैसे मान लो 1 लाख में से 10 को माइनस कर रहे हो, तो 1 लाख में से 10 को माइनस करोगे तो उसको अपन अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए उसको लगभग 1 लाख के बराबर ही मान सकते हैं। ये सुनो, ये वो वाला केस है। समझ गए बात को? अच्छा जी। ये ना केवल यहां पर बल्कि अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर कहीं पर A² + B² लिखा हुआ है तो इसको अपन अप्रोक्सीमेटली A² लिख सकते हैं। कब लिखेंगे? अगर ए की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, किससे? बी से, तो लिख सकते हैं अपन इसको। ऐसे क्यूब भी अगर होगा तो भी लिख देंगे, पावर 4 होगा तब भी लिख देंगे, समझ गए? बट ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो इनको नोट करके रखिए, आगे काम आएंगे। क्लियर है यहां तक की दोनों चीजें? ठीक है जी, ओके। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट और है जो काम आएगा अपने, वो है एसएचएम। तो अगर आपने 11th में एसएचएम पढ़ा हुआ है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि आपको बहुत हेल्प होने वाली है। नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं, उतना काम का है, जितना आपके काम आएगा उतना मैं बता देता हूं, ठीक है।
SHM। देखिए भाई, तो SHM के लिए बेसिकली क्या होता है, देखो टू एंड फ्रो टाइप का जो मोशन होता है ना, टू एंड फ्रो मोशन, विद अ स्पेशल फोर्स। व्हाई दिस इज स्पेशल, अभी बताऊं। ये वाला फोर्स, अगर कभी भी ये वाला फोर्स हो तो हम कह देंगे कि वहां पर क्या हो रहा हो, क्या हो रहा होगा, SHM हो रहा होगा। ये x क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। कहां से देखना है डिस्प्लेसमेंट, अभी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा वाला फोर्स बन रहा हो ना, ये वाला, तो वहां पर क्या होता है भाई, SHM हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर ऐसा होगा तो अपन बोल देंगे कि भाई SHM हो रहा है। ठीक है, सर ऐसा कैसे हो गया, देखो जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये जो पर्सन है ना, वो इस पोजीशन के बार बार ऐसे चक्कर काटे, तो वो पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर बार बार इधर जाएगा, ऐसे करता रहेगा, है ना। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन के बाद वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो टाइप का मोशन कर रहा है, तो इसी को SHM कहते हैं। क्या हमेशा ये SHM ही होगा, जब भी ये वाला फोर्स लगेगा ना तो SHM होगा। अब तुम एक बात मुझे बताओ कि अगर ये बार बार यहां से इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, इसका मतलब जब ये इधर जा रहा है तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर इधर की तरफ, अभी तो ये वापस इधर आएगा, अदरवाइज फोर्स नहीं लगेगा तो इधर क्यों आएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से जब ये इधर से इधर जा रहा है तो ये यहां से चलने के बाद फिर ये थोड़ी देर के बाद वापस इधर आ जाता है। ऐसा कब हो सकता है, जब ये इधर जा रहा हो लेकिन फोर्स किधर लग रहा हो बच्चों, इधर की तरफ, तभी तो वो फोर्स को वापस इधर खींच लेगा। सही बात है ना, बिल्कुल ठीक है। जिस पोजीशन के अबाउट ये बार बार टू एंड फ्रो मोशन करता है ना, उसको कहते हैं मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक है, और जिस फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ये पर्सन यहां पर है, इस जगह पर, ये चलते चलते यहां पहुंच गया, लेकिन इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, फोर्स इधर लगना चाहिए। ये चल इधर रहा है लेकिन फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब ये मान लो कभी यहां पर पहुंच गया, वे किधर भी चल सकता है भाई, लेकिन फोर्स हमेशा किधर लगना चाहिए, इधर की तरफ ही लगना चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ। तो हमेशा एक फोर्स लगना चाहिए जो कि मीन पोजीशन की तरफ उस पार्टिकल को लेके आएगा। उस फोर्स को अपन कहते हैं बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो एफ है ना, यहां पर को अपन क्या करें, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब जैसे ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से जब ये इधर गया तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, इधर, अपोजिट है ना। इसी तरीके से ये मीन पोजीशन है और अगर मैं इससे इधर चला जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर, लेकिन फोर्स किधर लगना चाहिए, इधर लगना, अपोजिट, अब भी अपोजिट लग रहा है। तो ये माइनस साइन जो है ना आपको यही बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होंगे ना हमेशा अपोजिट होंगे। ये माइनस साइन आपको यही बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट होने चाहिए। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये माइनस साइन केवल आपको ये बताता है। ठीक है जी, सर एक बात मुझे बताओ कि जब ये इधर की तरफ है तब फोर्स इधर लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। जब ये इधर की तरफ है तो फोर्स इधर लग रहा है, तब भी मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। लेकिन जब ये मीन पोजीशन पर होगा तब फोर्स किधर लगेगा, मीन पोजीशन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो कभी भी अगर आपको मीन पोजीशन पता करनी हो तो सबसे आसान तरीका क्या है, फोर्स निकालो, उसको जीरो के बराबर करवा दो। ठीक है, तो उससे मीन पोजीशन पता लग जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आपको दिया हुआ है एफ बराबर माइनस में के एक्स माइनस टू, ऐसा दिया हुआ है, क्या आप बता सकते हैं यहां पर मीन पोजीशन कौन सी होगी? यस, बिल्कुल बता सकते हैं ना भाई। मीन पोजीशन निकालने के लिए क्या करना है, फोर्स को जीरो करना है, और मीन पोजीशन
एफ बराबर 0। जैसे आप एफ को 0 करोगे इसका मतलब आपको माइनस ऑफ के एक्स माइनस 2 को 0 करना है। अब के तो 0 नहीं होगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये पार्टिकल जिस पर ये फोर्स लग रहा है वो जिस पोजीशन के अबाउट एसएचएम करेगा ना, वो एक्स बराबर 2 वाली पोजीशन होगी। समझ गए बात को, क्या करना है यहाँ पर। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि सबसे पहले मीन पोजीशन कैसे पता करते हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया था कि एसएचएम कब होगा, जब भी ये वाला फोर्स लगेगा तब एसएचएम होगा। एसएचएम के केस में एक फोर्स होना चाहिए जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। और वो रीस्टोरिंग फोर्स भी एक स्पेशल फोर्स होना चाहिए जो कि इस रूल को फॉलो करेगा। जब भी कंडीशन होगी तो वहां पर क्या बन रहा होगा बच्चों, एसएचएम बन रहा होगा। क्लियर है यहां तक बात। अच्छा जी ठीक है, अब चलते हैं हम एक क्वेश्चन पर, बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझना इसको। वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अगर आपने 11th में एसएचएम पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो इतना जान लीजिए जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर, इतने से आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट समय नहीं है कि मैं आपको इसको डिटेल में करवाऊं, बट जितना समय है उतने में आप इतना अच्छे से कर लेंगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है भाई। चले चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए बढ़िया सा, है ना, क्वेश्चन देखिए। बता सकते हो इस क्यू नोट पर नेट फोर्स कितना है। हाँ 0। अरे मिड पॉइंट है ना भाई, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, मिड पॉइंट है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन ये है, इफ चार्ज क्यू नॉट is slightly displaced and released, then discuss type of motion it will execute and, तो आपको एक तो टाइप ऑफ मोशन बताना है और दूसरा ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ इट्स मोशन। तो पहले हमें बताना है कि डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, तो आपको ये बताना है बच्चों कि कौन सा मोशन ये करेगा और जो मोशन करेगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा। समझ गए क्वेश्चन क्या है। ओके तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, क्या आपको इसकी मीन पोजीशन नजर आ रही, नजर आ रही है। मीन पोजीशन उस पोजीशन को कहते हैं सर जहां पर नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए। ओके तो ये इसकी मीन पोजीशन होगी। ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूं, एक क्वेश्चन देख लो अच्छे से बढ़िया। ये इसकी मीन पोजीशन होगी, कौन सी पोजीशन होगी भाई, मीन पोजीशन। ओके सर ठीक है, मान लेते हैं आप कह रहे हो तो ये इसकी मीन पोजीशन। मैं क्यों इसको मीन पोजीशन कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि इस पोजीशन पर नेट फोर्स कितना है, 0। याद करिए, दो चार्ज अगर इक्वल हो तो बिल्कुल बीच में रखने पर तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब नेट फोर्स 0 होता है, इसलिए ये इसकी मीन पोजीशन। ठीक है जी ओके, यहां पर एफिनेट 0 आ रहा है तो ये उसकी मीन पोजीशन होगी। क्लियर है बात। अब हमें क्या करना है, उस चार्ज को यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करना। क्या करना है, डिस्प्लेस करना है। तो चलिए इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। कितने से डिस्प्लेस करेंगे सर, मान लेते हैं एक्स से अपन ने डिस्प्लेस किया, ये लीजिए। यार ये क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है कि आपने इसको एक्स पर इधर डिस्प्लेस कर दिया, याद आ रहा है कुछ कुछ, अभी थोड़ी देर पहले किया है अपन ने। इस क्यू नोट पर बताइए कितने फोर्स लगेंगे। अच्छा हमने डिस्प्लेस किधर किया बच्चों, इधर की तरफ, है ना, इसलिए देखो मैंने एरो बनाया भाई एक्स का, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन किया ये वाला कि ये दो चार्ज है क्यू और क्यू, और यहाँ पर एक क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, और आपसे पूछा था कि बताइए क्यू नोट पर नेट फोर्स कितना लगेगा। याद आ रहा है कुछ कुछ, हाँ बिल्कुल याद आ रहा है यार। ये अगर क्यू नॉट है ना, ये आर है एक्स है, तो ये कितना बचेगा पता है, आर माइनस है। ठीक है, ये कितना बचेगा सर, ये आर प्लस एक्स हो जाएगा, और क्या। अभी तो थोड़ी देर पहले किया था ना भाई,
और बता सकते हो क्या कि नेट फोर्स कितना आ रहा था इसमें? यस, बिल्कुल आ रहा था। याद करिए, एफ राइट माइनस एफ लेफ्ट ऐसे आ रहा था। इसकी वैल्यू अभी अपन ने निकाली है भाई। अब देखो, जो अपन ने पढ़ लिया ना उसको यूज करना है अपने को वापस। इधर क्या वो क्वेश्चन, ये रहा, ये रहा। के क्यू क्यू नॉट 4r(x) अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ रहा था। के क्यू क्यू नॉट 4r(x) अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये आ रहा है के क्यू क्यू नॉट 4r(x) डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात है ना भाई, देख लेना एक बार, यही है ना? हाँ बिल्कुल यही है। ठीक है, इतना फोर्स आ रहा है। ठीक है जी, अब क्या ये एसएचएम है? चेक करते हैं। देखिए, एसएचएम होने के लिए क्या जरूरी है कि एक फोर्स होना चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इस पर जो फोर्स लग रहा था ना, याद करिए बच्चों, इस पर जो फोर्स लग रहा था, दो फोर्स लग रहे थे। दो कौन कौन से? एक तो एफ आर इधर आ रहा था, एक एफ एल इधर आ रहा था, है ना? और रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा था, अगर आपको याद हो तो। याद आ रहा है कुछ कुछ? बिल्कुल, देखो अपने निकाला भाई, मैंने आपको वहां पर बताया भी था कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा फोर्स है? एफ आर बड़ा है, तो रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है, तो ये आपका एफ नेट हो गया। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है जी। तो एफ नेट जो आ रहा है ना, उसको, उसकी डायरेक्शन को ध्यान से देखो बच्चों। आपने डिस्प्लेस किधर किया? सर हमने तो इधर डिस्प्लेस किया था, सही बात है। और नेट फोर्स किधर लग रहा है? सर उसके अपोजिट लग रहा है, बिल्कुल सही बात है ना? इसका मतलब ये हुआ कि सर वो तो सेटिस्फाई होगी कंडीशन, कौन सी? कि नेट फोर्स जो लगना चाहिए ना वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब ये तो एसएचएम बन गया। नहीं, केवल उतना ही काफी नहीं होता है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लगे, वो एक स्पेशल फॉर्म को भी फॉलो करना चाहिए। कौन सी फॉर्म को? एफ बराबर माइनस के एक्स को फॉलो करना चाहिए। अगर वो उसको फॉलो कर रहा है तो ही अपन कहते हैं कि भैया वो एसएचएम है, अदरवाइज नहीं है। ध्यान से देखिए, यहां पर एफ नेट और एक्स का क्या रिलेशन है? सर यहां पर एफ नेट और एक्स का तो रिलेशन हमको दिख ही नहीं रहा। ये दिख रहा है, देखो एफ नेट ऊपर है, एक्स इधर है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन बेटा एक्स नीचे भी तो है। हाँ, इसलिए अपन ऐसा नहीं कह सकते यहां से कि एफ एक्स के साथ प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि भाई नीचे भी तो एक्स है, तो पहले इस नीचे वाले एक्स को हटाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और इसके लिए आपको क्वेश्चन में कुछ सतुना दिया हुआ है, देखो क्या है वो? स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब क्या हो गया? बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट। स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब यही होता है। और सिंस डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो सिंस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड दैट इज वाई, याद करिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि अगर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है या फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, और अगर ये वाली टर्म बहुत छोटी है, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अपन अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है यार, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ नेट आएगा ना, एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा? देखना जरा, के क्यू क्यू नॉट 4r(x) डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि एफ नेट बराबर 4k(q)(q0) r अपॉन r की पावर 4 इंटू में x, ऐसे लिख सकता हूं। r से r कटेगा तो एफ नेट बराबर कितना आ गया? ये आ जाएगा 4k(q)(q0) अपॉन में r³ इंटू में x। ये लीजिए, हो गया। अरे सर अब तो बन गया वो, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। नहीं, अभी नहीं बना, वो माइनस भी आना चाहिए वहां पर, याद है माइनस? तो माइनस आपको क्या बता रहा था? डायरेक्शन के बारे में बता रहा था। तो बच्चों आपको अगला काम क्या करना है? इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। वेक्टर की फॉर्म का मतलब डायरेक्शन के साथ लिखना है बच्चों। तो जब आप इसको डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो देखिए एफ नेट बराबर कितना आ जाएगा, देखना जरा ध्यान से। एफ नेट कितना आ जाएगा? एफ नेट, अच्छा एक्स किस तरफ था? एक्स इस तरफ था, तो एक्स की डायरेक्शन हो गई इधर। एफ नेट किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, अपोजिट लग रहा है ना भाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ नेट और एक्स डायरेक्शन में अपोजिट है, और जब दो वेक्टर डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं तो उनके बीच में आगे एक माइनस आ जाता है। याद है मैंने r12 वेक्टर और r21 वेक्टर के आगे एक माइनस लगा के आपको बताया था कि दोनों अपोजिट थे, तो माइनस साइन आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसी तरीके से जब मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा, मतलब डायरेक्शन के साथ लिखूंगा ना बच्चों यहां पर, तो यहां पर एक माइनस और आ जाएगा। और वो माइनस क्यों आया? उस माइनस के आने का कारण है डायरेक्शन, कि एफ नेट की डायरेक्शन और एक्स की डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से। हाँ, अभी बन गया यार ये, यस और नोट?
तो ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कौन सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि भैया एफ नेट जो होना चाहिए ना वो इतना होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो यार ये तो बन गया वैसे। तो यहां तक अपना आधा काम हो चुका। क्या बोला सर आपने? आधा काम? यस, आधा ही काम हुआ है। तो एफ नेट बराबर आ गया बच्चों -4k³ Q0/r² × x³। ओके, अब यहां तक की बात आपको क्लियर है? ठीक है, हमने क्या किया, पहले मीन पोजीशन पता की, फिर वहां से डिस्प्लेस किया, फिर नेट फोर्स निकाला। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिख देता हूं एक बार, ताकि आप लोग जब आगे से कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप उसको वैसे का वैसे सॉल्व करना। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मैं पहले स्टेप्स लिख रहा हूं, तो आप पहले इस क्वेश्चन को नोट करना, फिर बाद में स्टेप्स लिखना, है ना। तो पहले मैं स्टेप्स लिखना चालू करता हूं। सबसे पहले अपने को क्या करना, मीन पोजीशन पता करनी। मीन पोजीशन कैसे पता करेंगे अपन? एफ नेट को 0 करके, ये 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, मीन पोजीशन पता हो गई। दूसरी बात अपने को क्या करनी है, डिस्प्लेस करना है। गिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पोजीशन एंड फाइंड नेट फोर्स। उसके बाद क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। वो अपन ने कर लिया। तो अभी तक अपन ने यहां तक का काम किया है कि पहले मीन पोजीशन पता की, फिर डिस्प्लेस करके नेट फोर्स निकाला। ठीक है, फिर तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस नेट फोर्स इन द फॉर्म ऑफ restoring force required for SHM। तो SHM के लिए जो रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए, उस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में? F बराबर -kx वाली फॉर्म। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? या तो वैसे ही कन्वर्ट हो चुका होगा, या फिर क्वेश्चन में कुछ एडिशनल डेटा दिया होगा, उसकी हेल्प से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहां पर ये भी शब्द ऐड कर देता हूं, इफ रिक्वायर्ड, है ना। इफ रिक्वायर्ड मतलब अगर जरूरत है तो ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो अपन को कुछ नहीं करना वहां पर। ठीक है, ठीक है जी, ओके। अब क्या करना है आपको, जो फोर्स आपने कन्वर्ट किया उसको इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है जी, फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना है, कंपेयर फोर्स विद F बराबर -kx एंड गेट k, और वहां से फिर k निकाल लो, है ना। मतलब जो भी x का प्रोडक्ट होगा ना वो k बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पर जब आप इसको कंपेयर करोगे, इस फोर्स को कंपेयर करोगे, इसके साथ कंपेयर करना भैया, इसके साथ कंपेयर करना है। हमारा फोर्स कितना आ रहा है? हमारा फोर्स आ रहा है 4k∗Q0/r³ ये आ रहा है ना भाई? बिल्कुल ठीक है, ये यार माइनस भी आ रहा है साथ में। सर ये दो दो के आ रहे हैं यहाँ पर, अरे भाई दोनों के से कंफ्यूज मत हो जाना यार, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट इसको कहते हो ना, और ये क्या है, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है, तो दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, दोनों को कंपेयर करें तो देखिए भैया फोर्स कांस्टेंट कितना आ गया, तो फोर्स कांस्टेंट के आ रहा है 4k∗Q0/r³, ये आ रहा है। ये लीजिए अपन ने फोर्स कांस्टेंट निकाल लिया। अब ये जब आपने कंपेयर किया कि इस के की वैल्यू अपन ने यहां से निकाल ली, के बाद क्या करना, इसके बाद अपने को ये यूज करना, टाइम पीरियड बराबर 2π√m m/k। ठीक है, अब आपको ये यूज करना है, जहां पर m मास है और ये k जो है ना फोर्स कांस्टेंट है। कर सकते हैं इसको अपन? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कितना हो जाएगा बच्चों? टाइम पीरियड हो जाएगा इसका t बराबर
2 पाई अंडर रूट में m बाई के, जहां पर k कितना है 4k क्यू नॉट बटे में r क्यूब। तो ये आपका टाइम पीरियड ऑफ SHM आ जाएगा, जहां पर स्मॉल m क्या है, मास है चार्ज क्यू नॉट का। ओके, ये लीजिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं बच्चों जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, एंड होपिंग दैट कि अब आप एक एक स्टेप को पढ़ के इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मीन पोजीशन पता की अपन ने, मीन पोजीशन पता करने के बाद हमने नेट फोर्स निकाला, डिस्प्लेस करके नेट फोर्स निकाला है। फिर उसके बाद हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा ताकि हम फिर इसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया उस फॉर्म में, है ना। फिर उसके बाद इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया है, f बराबर माइनस के एक्स के साथ। वहां से अपन ने k निकाला है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज कर लिया है, t बराबर 2 पाई रूट ओवर m बाई। क्लियर है यहां तक? तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीन को पॉज करके। ये क्वेश्चन है आपका, हाँ जी कर लिया पॉज, ठीक है। ये वाला कर लिया, पॉज करिए स्क्रीन को और नोट करिए इसको। चलिए ये वाला हो गया। चलो बच्चों इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, और अब आप ये स्टेप्स लिखिए। ये स्टेप्स हैं जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको फॉलो करने पड़े। क्लियर है यहां तक? चलो बच्चों फिर ये वाला भी करिए, हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करना घर पे, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये लीजिए। माइनस क्यू नॉट चार्ज रखा है बच्चों, है ना। ये बाइसेक्टर लाइन है जो इस इन दोनों के बीच की दूरी को दो हिस्सों में तोड़ रही है ना। क्वेश्चन ये है कि इफ माइनस क्यू नॉट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड along बाइसेक्टर लाइन, मतलब आप इस माइनस क्यू नॉट को इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना, इधर। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने इधर डिस्प्लेस किया था, इसमें इधर डिस्प्लेस कर बाइसेक्टर लाइन एंड रिलीज्ड, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ इट्स एसएचएम। उसके एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा। तो बच्चों ये भी आपके लिए क्या है, एक होमवर्क है। मास एम ले लेना इसका, मास ऑफ क्यू नॉट ये आपको बच्चों एम ले लेना है। चलिए तो बच्चों वो जो स्टेप्स अपन ने लिखे ना उनको यूज करके आप इनको सॉल्व करिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट सम आंसर्स, ठीक है। चलिए ओके, तो बच्चों आज फिर यहीं अपन खत्म करते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो आज यहीं खत्म करते हैं अपन लोग इसको, यहां से आगे अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और डीपीपी में जब जब मुझे लगेगा मैं आपको उसके क्वेश्चंस आपको देते जाऊंगा बार बार, जहां जहां पर मुझे लगेगा कि हाँ अभी इतना अपन ने पढ़ लिया है और इसके 10 से 15 क्वेश्चन अपन दे सकते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन आपको डीपीपी के थ्रू देते जाऊंगा, ठीक है। तो जब जब रिक्वायर होगी ना तब तब मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेली अपन, जैसे मान लीजिए अपन ने 2 दिन से अपन कूलाम्स लॉ के ही क्वेश्चन करे जा रहे हैं ना, तो अब उसके ऊपर अपन यहाँ पर ही इतने सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं ना कि डीपीपी में अगर मैं दूंगा आपको तो उसमें इतने सारे क्वेश्चन बन नहीं रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब जब रिक्वायर्ड होगा तब तब मैं आपको डीपीपी के थ्रू क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते जाऊंगा, मतलब इतने सफिशिएंट टॉपिक अपन पढ़ लें ताकि उनके 10 से 15 क्वेश्चन बन जाए एटलीस्ट, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज यही रोकते हैं अपन, यहां से आगे अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और जैसे जैसे आपका होमवर्क का आंसर आता जाए आप कमेंट में मुझे बताते जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।